नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह पर उठे सवाल। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कहा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ अपमान। विपक्ष के नेता को बैठने के लिए नहीं मिली उचित सीट। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई प्रक्रिया पर नाराज इलाहाबाद हाई कोर्ट। मथुरा कोर्ट को दिए निर्देश, अब तक की कार्रवाई की दें जानकारी। अगर सर्वे की जरूरत है तो क्यों हो रही है देर। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्ष ने बनाई रणनीति। वोट के लिए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से समर्थन मांगेंगी मार्गरेट अलवा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी करेंगी बात। सपा नेता आजम खान को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्जशीट रद्द करने की मांग की खारिज। आजम पर अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का है आरोप। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 306 अंकों की गिरावट के साथ 55,766 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 16,631 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है संसद से। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के चलते आज संसद की कार्यवाही देरी से शुरू हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एक बार फिर आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की और उन पर चर्चा की मांग की। लेकिन संसद में सरकार का विरोध करना कांग्रेस सांसदों को भारी पड़ गया। आखिर कैसे, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं आज शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यानी ये मामला एक बार फिर घूमकर कोर्ट के ही पास चला गया है। इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा अपने बेबाक अंदाज के चलते हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे केंद्र की मोदी सरकार ही घिर गई है। साथ ही देश के नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने आज शपथ ले ली है। अपने संबोधन के दौरान क्या बोली मुर्मू, बताएंगे आपको। इसके अलावा जानेंगे कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर क्यों भड़की महबूबा मुफ्ती और पार्थ चटर्जी से क्यों दूरी बना रही हैं ममता बनर्जी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, 18 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष महंगाई, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भाग रही है और यही कारण है कि विपक्ष संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आज संसद में कांग्रेस सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया गया। क्या हुआ लोकसभा सांसदों के खिलाफ एक्शन, देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के जिन 4 सांसदों को निलंबित किया गया है उनके नाम हैं ज्योतिर्मणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर और टीएन प्रतापन। इन सांसदों का कसूर ये है कि इन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए थे। इन सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता से जुड़े सवाल संसद में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सख्त रुख को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि सांसदों पर कार्रवाई करके मोदी सरकार हमें डरा नहीं सकती है। गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी के मुद्दे पर तख्तियां और बैनर लेकर हंगामा करने वाले विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी संसद में आए और इन मुद्दों पर उनकी बात सुने। विपक्ष लगातार महंगाई के मसले पर चर्चा की मांग कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई को हुई थी, जिसे 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद भी चर्चा नहीं की गई है। लोकसभा की कार्रवाई आज जैसे ही शुरू हुई, तख्तियां लेकर सदन पहुंचे विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई और उसके बाद 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ज्योतिर्मणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन के निलंबन से
कांग्रेस नाराज है और उसने कहा है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाते रहेंगे। अब कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। संसद से कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस गुस्से में है और कांग्रेस का कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। और ऐसे ही तेवर इन दिनों शिवसेना के उद्धव गुट के नजर आ रहे हैं। उद्धव गुट ने भी साफ कर दिया है कि अब हारेंगे नहीं और अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। शिवसेना किसकी है? असली शिवसेना किसके पास है? किसके दावे में दम है? कुछ इस तरह के सवालों से महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी तापमान बढ़ रहा है। तो वहीं अब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट और उद्धव गुट से 8 अगस्त तक शिवसेना के अधिकार के दावे दस्तावेज के साथ दाखिल करने के लिए कहा था। अब असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के आदेश को ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दरअसल उद्धव ठाकरे की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि अभी बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में आयोग ये तय नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है। आयोग का ये फैसला असंवैधानिक और जल्दबाजी में लिया गया है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि शिंदे गुट अवैध रूप से संख्या बढ़ाने और संगठन में नकली बहुमत बनाने की कोशिश कर रहा है और मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। अगर चुनाव आयोग इस मामले पर आगे बढ़ता है तो ये अपूरणीय क्षति का कारण बनेगा। जो मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है उसमें जांच करना न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के बराबर है। इस तरह ये अदालत की अपमान के बराबर है। बता दें कि जब मामला चुनाव आयोग में गया तब चुनाव आयोग ने उद्धव और शिंदे दोनों ही गुटों से पार्टी के अंदर चल रहे विरोध की वजहों का ब्यौरा भी लिखित में देने को कहा है। हालांकि शिंदे गुट ने बीते दिनों चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों ने अपने साथ शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसदों के होने का दावा किया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गुट की याचिका पर क्या फैसला लेता है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक का समय दिया था, जिसमें दोनों को पार्टी पर अपने दावे के दस्तावेज पेश करने हैं, जिसके खिलाफ उद्धव कोर्ट पहुंच गए हैं। उद्धव का कहना है कि चुनाव आयोग का ये आदेश न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के बराबर है, जिससे उद्धव सहमत नहीं है। वैसे जिस तरह की राजनीति इस समय देश में चल रही है उससे सहमत तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तो वो खुलकर अब अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। क्या नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने वाले हैं? वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त सियासी गलियारों में उठ रहे हैं और इन सवालों के उठने का कारण कुछ और नहीं बल्कि नितिन गडकरी का ही एक बयान है जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी राजनीति छोड़ने के बारे में सोचता हूँ। राजनीति के अलावा भी जीवन में करने लायक कई चीजें हैं। अब गडकरी के इसी बयान ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, क्योंकि अपने संबोधन के दौरान गडकरी ने और कई बातें कही जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि देश में चल रही राजनीति से वो खुश नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा, हमें ये समझना होगा कि राजनीति का मतलब क्या है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? महात्मा गांधी के दौर से राजनीति सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन बाद में इसका फोकस राष्ट्र और विकास के लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। आज जो हम देख रहे हैं वो 100% केवल सत्ता में बने रहने के बारे में है। गडकरी के ये बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि आज जो कुछ भी देश में चल रहा है वो देश हित में नहीं है, जिससे वो आहत हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार ही घिर गई है और ऐसा ही कुछ इस बार उनके बयानों से जाहिर हुआ है। अब उनके बयान ने अटकलों का बाजार तो गर्म कर दिया है। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। गडकरी के बयान से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि गडकरी अक्सर ही अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। वैसे आज तो सुर्खियों में देश की 15वीं राष्ट्रपति भी रही। आज द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली, तो अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी के स्मारक पर सुबह पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं।
द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं। वो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख, असैन्य और सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने सभी सांसदों और विधायकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति सदा संकल्पित रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस वर्ग से राष्ट्रपति बनाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया और इस रणनीति में बीजेपी को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी द्रौपदी मुर्मू का नाम कैसे भुनाती है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया और शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। लेकिन इसी के साथ ही देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी कार्यशैली के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आ गए। क्यों मुफ्ती के निशाने पर आए कोविंद और क्या बोली महबूबा, देखिए रिपोर्ट। आज देश के सर्वोच्च पद की कमान द्रौपदी मुर्मू ने संभाल ली है, तो वहीं रामनाथ कोविंद अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं। राष्ट्रपति पद से हटते ही रामनाथ कोविंद सवालों के घेरे में आ गए हैं और ये सवाल उठाए हैं पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून हो या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो, रामनाथ कोविंद ने हमेशा ही भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निर्वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। राष्ट्रपति के विदाई वाले दिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान का जवाब देते हुए कहा कि महबूबा इतनी हद तक चली जाएंगी सोचा नहीं था। जो दलित समाज से आते हैं वो राष्ट्रपति बने और गरीब और दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे निचले स्तर की बात नहीं हो सकती। पीएम और सरकार को जितनी भी गाली निकालो, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कहना जबकि वो पद छोड़ रहे हैं, उनकी आदत बन गई है। चाहे चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, हर किसी पर सवाल उठाना और पाकिस्तान और उग्रवादियों के बारे में कुछ नहीं कहना, शहीद हो रहे लोगों पर कुछ नहीं कहना। जिस एजेंडे को लेकर वो राजनीति करती आ रही हैं, वो फेल हो गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर धावा बोला हो। इससे पहले महबूबा ने रविवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया था कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए वो लोगों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा था कि देशभक्ति स्वाभाविक रूप से आती है और इसे थोपा नहीं जा सकता। महबूबा के मुताबिक कोविंद बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, यानी कोविंद पर महबूबा का गुस्सा फूट पड़ा। तो वहीं लोगों का गुस्सा पार्थ चटर्जी के खिलाफ फूट पड़ा जब वो इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर पहुंचे थे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से दूरी बना ली है और पार्थ के फोन का जवाब नहीं दे रही हैं। पार्थ ईडी की हिरासत में है, तो क्या है इसकी वजह, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीते कुछ दिनों से भूचाल मचा हुआ है। दरअसल करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद मंत्री का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें एम्स भुवनेश्वर में भर्ती किया गया। वहीं भुवनेश्वर एम्स के निदेशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि पार्थ चटर्जी को अपनी पुरानी बीमारी के कारण परेशानी हो रही थी। हमने जांच की और रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। सीने में ज्यादा दर्द नहीं है, उनकी हालत स्थिर है और आज उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। पर अब पूरे मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं।
दरअसल जब से पार्थ के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ है, उनकी ममता बनर्जी से बातचीत नहीं हो पाई है। पार्थ ने कई बार फोन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। टीएमसी भी पार्थ चटर्जी से दूरी बनाती दिख रही है। पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पार्थ चटर्जी की गलती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्थ से पार्टी नाराज दिख रही है। ऐसे में उन्होंने एकमात्र उम्मीद ममता बनर्जी से ही लगा रखी है। ईडी ने भी अपनी कागजी कार्रवाई में पार्थ के ममता से फोन पर संपर्क साधने की बात लिखी है। दरअसल ममता बनर्जी इस समय पार्थ को लेकर कोई भी बयान देने से बच रही हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला इस समय पूरे राज्य में बड़ा मुद्दा बन चुका है और पार्थ चटर्जी सवालों के घेरे में है। लेकिन जब बीजेपी ने इस मामले में ममता को घेरना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। ममता ने कहा कि मैं चाहती हूँ सच्चाई सामने आए। मैंने निजी फायदे के लिए कभी राजनीति नहीं की। मैंने कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया है। मेरे लिए राजनीति का मतलब देश सेवा, जन सेवा है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ममता के बयान से साफ है कि वो पार्थ चटर्जी से दूरी दिखा रही हैं। ममता जो संकेत दे रही हैं, उससे साफ है कि पार्थ के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ रही बेरोजगारी की। देश में इस समय बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लाखों करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन रोजगार की जगह हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती है। जबकि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देश से बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पर अब आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, जैसे देश से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देश के हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। महंगाई चरम पर है, आम आदमी परेशान है, तो वहीं बेरोजगारी को लेकर भी युवा त्रस्त हो चुका है। रोजगार की तलाश में लाखों करोड़ों लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी दर बढ़ती ही जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी मिली है कि रोजगार चाहने वाले कुल 28.47 लाख लोगों ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। वहीं इसके अगले साल 2021-22 में रोजगार चाहने वालों के पंजीकरण की संख्या 65.41 लाख हो गई। इनमें साल 2021-22 में सबसे ज्यादा पंजीकरण झारखंड से हुआ है। इसी आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के जरिए सरकार का लक्ष्य देश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर और करियर विकास से जुड़ी सहायता सुविधा मुहैया कराना है। हालांकि इसके लिए बजट में आवंटित पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है, तो वहीं लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का बजट अनुमानित 50 करोड़ था, लेकिन खर्च 63.93 करोड़ रुपए हुए। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान 79.39 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च हुआ 43.80 करोड़। इसके अगले वित्त वर्ष 2021-22 में बजट का अनुमान घटाकर 57 करोड़ रुपए कर दिया गया और इसमें कुल 24.30 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जो राशि खर्च नहीं हो पा रही है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।